टाइम था 24 दिसंबर 1960 का, जब अमेरिका के टेक्सास के लिए एक फैमिली वापस जा रही थी, क्योंकि ये लोग इस टाइम वेकेशन पर आए हुए थे। अब ये लोग वापस अपने घर के लिए जा रहे थे और इस फैमिली का मुखिया एंथनी इस टाइम अपनी पत्नी वालमेर के साथ अपने 3 बच्चों के साथ बाहर घूमने के लिए गया हुआ था। वो यहाँ पर अपने बच्चों को मेनली इसलिए भी लेकर आया था क्योंकि ये आर्मी में लगा हुआ था और कभी कभार ही ये इस तरीके से घर से बाहर निकल पाया करता था जब ये अपनी फैमिली के साथ घर पर होता, क्योंकि ज्यादातर टाइम इसका आर्मी में ही बीता करता था। और इस टाइम ये अपनी पूरी फैमिली के साथ सारी ही प्लानिंग बनाकर निकला था कि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही कम टाइम हम लोग बिता पाते हैं, तो क्यों न कुछ एक दिनों के लिए हम लोग बाहर घूमने के लिए चलें। तो अब वो लोग काफी सारे बीचेस पर घूम चुके थे इस टाइम और वापस अपने घर के लिए जा रहे थे। और अब शाम का टाइम हो चुका था, तो एंथनी ने अपनी पत्नी से, अपने तीनों ही बच्चों से ये बात कही कि रात अब होने लगी है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अब रात को ड्राइविंग करके अपने घर पर पहुंचूं और उसके बाद इसी तरीके से जैसे कि नॉर्मली हमारी भागा दौड़ी वाली जिंदगी रहती है वैसी ही अब भी चलती रहे। तो अब हम लोग वैसा तो नहीं करने वाले, जबकि रात रात के लिए एक होटल लेकर हम लोग यहीं पर रुकने वाले हैं। हो सकता है यहाँ पर हमें कोई ना कोई और नई चीज देखने को मिल जाए। तो वो सारे ही लोग इस बात के लिए भी राजी हो जाते हैं कि बहुत अच्छी बात है, उनके पिता उनके साथ और ज्यादा टाइम बिताना चाहते हैं। तो एंथनी और वालमेर दोनों ही एक होटल में जाते हैं, वहां पर रात के लिए कमरा बुक कर लेते हैं और सारे ही लोग वहां पर जाकर अपना सारा सामान वहां पर जचा देते हैं। और उसके बाद उन्होंने आगे की प्लानिंग बनानी शुरू की कि अगर हम लोग रात को यहाँ पर रुक ही चुके हैं तो क्यों न हम लोग कुछ एक ऐसा काम करें जिससे कि यहाँ पर जो कुछ भी आसपास की जगह हैं उन्हें भी हम लोग एक्सप्लोर कर लें। तो एंथनी अपनी पत्नी से इसी बारे में पूछता है, लेकिन वालमेर अब मना कर रही थी। उसका यह कहना था कि उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, लगातार उसे यह महसूस हो रहा है कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है। तो वो तो बाहर कहीं पर भी घूमने के लिए नहीं जाने वाली, शायद उसे बुखार होने वाला है, तो वो यहीं पर रुकने वाली है। तो एंथनी अपने बच्चों से कहता है कि तुम्हारी माँ तो यहीं पर रुकेगी, तुम लोगों में से मेरे साथ कौन कौन चलने के लिए तैयार है। तो उसके 2 बच्चे अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर घूम कर आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि यहाँ पर आसपास में और क्या क्या चीजें हैं। लेकिन उनका सबसे छोटा बेटा जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी 3 साल का था, उसने मना कर दिया कि वो अपनी माँ के साथ यहाँ पर रहने वाला है। तो उसके पिता ने डैनियल रोकोविट्ज को उसकी माँ के साथ ही छोड़ दिया और उसके बाद अपने बाकी 2 बच्चों के साथ वो वहां से निकल पड़ता है। अब पीछे से इसकी माँ अपने कमरे में बैठकर सारे के सारे कपड़े वगैरह वो संभाल रही थी कि कहीं पर वो बीच पर ही अपने कपड़े वगैरह ना छोड़ आए हों। तो इसी तरीके से उन्हें अच्छे से सेट कर रही थी, संभालती जा रही थी और जो जो कपड़े उनके गीले थे उन्हें अलग वो कर रही थी कि इसी टाइम खड़े खड़े वो नीचे गिर जाती है। इस टाइम डैनियल वहीं पर खड़ा था, तो वो भागकर अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें संभालने लगता है। लेकिन अब तो जब से उसकी माँ नीचे गिरी थी, अब उसका मुंह लाल होने लगा था, उसके पूरे ही शरीर पर अब पसीना आने लगा था। दरअसल उसे हार्ट अटैक आया था, जिसके चलते वो वहीं पर अपनी जान गंवा देती है। लेकिन डैनियल अब इन सारी ही चीजों को, जो कुछ उसने यहाँ पर खड़े होकर देखा था, अपनी माँ के ऐसे हालातों को, वो आगे अब इन सारी ही चीजों को हमेशा हमेशा के लिए याद रखने वाला था। क्योंकि जैसे ही ये सारा कांड होता है तो डैनियल वापस आकर अपनी पत्नी को संभालता है, बाद में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन इन सारी ही चीजों को बीते हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था कि एंथनी दूसरी शादी कर लेता है। वो अपने बच्चों के लिए अब एक नई स्टेप मॉम ला चुका था। उसका ये कहना था कि मेरा तो क्या है, मुझे तो बच्चों की परवाह है, जिसके कारण ये इनके लिए एक नई माँ लेकर आया है ताकि इसके बच्चों की परवरिश अच्छे से हो पाए। और उसके बाद वो तो वापस आर्मी में ही लौट जाता है। लेकिन पीछे से अब जो इनकी ये नई स्टेप मॉम आई थी, ये अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान नहीं रखा करती थी। डैनियल भी टाइम के साथ साथ अब बड़ा होने लगता है, करीबन 5 साल का वह हो चुका था कि इसी टाइम डैनियल को अचानक से ये पता नहीं, वो अपने माँ वाले उस सारे के सारे सदमे को भूल अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं पाया था। यही कारण था कि उसके दिमाग में हर टाइम ही ये बात चलती रहा करती थी कि अगर उस दिन वो थोड़ा सा समझदार होता तो किसी बंदे को वहां पर बुलाकर ला सकता था और उसके बाद वो उसकी माँ को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा देते, उसकी माँ की जान बच सकती थी। और उसकी थोड़ी सी ढील के कारण उसकी माँ नहीं बच पाई। और अब तो देखा जाए तो इसकी पूरी ही जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि जो ये नई वाली इसकी माँ आई है, ये इसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती है।
इसने खाना खाया है या फिर इसके कपड़े वगैरह साफ सुथरे हैं या नहीं, उसे इस बात से कोई भी मतलब नहीं था। अब वो अपने आप से ही हर टाइम बातें किया करता था। और इसी टाइम एक और घटना घटती है। जब वो अपने आप से बातें किया करता था कि वो ऐसा कर सकता था, ऐसा कर सकता था, उसकी जिंदगी बर्बाद ना होती, इसी टाइम उसे 3 लोग दिखाई देने लग जाते हैं। असल में वो लोग वहां पर नहीं हुआ करते थे, लेकिन डैनियल को अगर देखा जाए तो वो उन तीनों ही लोगों से बड़े ही आराम से बातें कर लिया करता था। वो तीनों ही लोग इसके दिमाग की उपज थे जिनसे कि वो बातें किया करता था। और लगातार अपने स्कूल भी वो जा रहा था। और इसी टाइम वो जब स्कूल जाया करता था, उसका वहां पर मन नहीं लगता, तो अपनी सारी ही क्लासेस लगा लेने के बाद वापस वो घर पर आ जाता। और ज्यादा से ज्यादा टाइम अब वो अपने कमरे में बिताने लगा था, क्योंकि अकेला तो वो रहा नहीं था। उसे 3 लोग दिखाई दिया करते थे, उनके साथ ये बातें करता रहा करता था। और उसकी स्टेप मॉम के भी दिमाग में यही बात थी कि ये बंदा पागल हो चुका है, जो अकेले ही इस तरीके से बड़बड़ाता रहता है। और दूसरी तरफ डैनियल के दिमाग में तो ये बात आ रही थी कि इन 3 लोगों को सिर्फ मैं देख सकता हूं, तो जरूर ये कोई ना कोई ऐसा भगवान का चमत्कार है जिससे कि मुझे दैवीय शक्तियां मिल चुकी हैं और इन लोगों से अब मैं बातें कर सकता हूं। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आता है जब वो अपने स्कूल गया हुआ था, तो उसने अपने दोस्तों को बताना शुरू किया कि क्या तुम लोग जानते हो कि भगवान की मेरे ऊपर विशेष कृपा है। उसके सारे ही दोस्तों ने पूछना शुरू किया, क्योंकि वो उसी की तरह छोटे छोटे थे, कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है और ऐसा तुम्हारे साथ क्या घटना घटी है जिससे कि तुम ये बात काफी अच्छे से बोल पा रहे हो। तो उसने बताया कि क्या तुम्हें सामने 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने चारों ही तरफ देख लिया कि सामने तो क्या, हमें तो आसपास भी कोई भी नजर नहीं आ रहा है। तो डैनियल ने कहा कि यही तो शक्ति है, मैं उन 3 लोगों को देख सकता हूं जिन्हें कि नॉर्मल लोग नहीं देख सकते। अगर मैं इन्हें कहूंगा तो ये इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, और जो कुछ भी मैं इन्हें कहूंगा ये मेरे लिए करने के लिए तैयार हैं। उसके सारे ही दोस्त ये बात बोलने लगते हैं कि शायद अब ये सटिया चुका है। और इसी तरीके की काफी सारी कहानियां वो अपने दोस्तों को बताया करता था। और उसके दोस्त कभी कभार टाइम पास करने के लिए इसमें इंटरेस्ट भी लिया करते थे कि हाँ भाई, वो तेरे 3 लोग अब क्या कर रहे हैं। और वो थोड़ा बड़ा भी हो चुका था, जिसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब वो अपने स्कूल से वापस घर पर आता है, आम दिनों की तरह जाकर अपना खाना वगैरह खा लेने के बाद रूम में जाकर बैठ जाता है। और उसके बाद अपनी अजीबोगरीब कैलकुलेशन वो करने लगता है। उसका ये कहना था कि उसका जन्म क्रिसमस की रात को हुआ था। उसके नाम को अगर देखा जाए तो इनके अक्षरों का जोड़ टोटल 18 बैठता है। और वैसे भी इसका जन्म 9:02 पर हुआ था, जो कि अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो दिन का 21वां घंटा बनता है। और इन सारे ही नंबरों को अगर जोड़ दिया जाए तो इनका तो टोटल जोड़ भगवान जीसस के नंबरों के बराबर आता है। और वो किसी दैवीय शक्ति का कोई अवतार नहीं है, वो कोई दैवीय शक्ति नहीं है, जबकि वो तो खुद ही भगवान जीसस है। इस तरीके के बारे में जान लेने के बाद वो अगले दिन दोबारा से अपने स्कूल में जाता है। वहां पर जाकर फिर से लोगों को बताने लगता है, अपने क्लासमेट को, कि वो कोई दैवीय शक्ति नहीं जबकि भगवान खुद जीसस है। अब वो काफी ज्यादा बड़ा भी हो चुका था। दूसरी तरफ उसके पिता भी फौज से रिटायर हो चुके थे। वो वापस आकर इस टाइम पुलिस को ज्वाइन कर चुके थे। ज्यादा से ज्यादा टाइम अब वो अपने घर पर ही रहा करते थे, क्योंकि जब भी उसके छुट्टी हो जाया करती थी वो टाइम से वापस अपने घर पर आ जाते, ये देख पाते कि उनके बेटे की अब कैसी हालत है। लेकिन उसके ऐसे कारनामों को देखते हुए उन्हें बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था कि ये काम नहीं करता है, पूरा का पूरा दिन अपने रूम में ही बैठा रहता है। अब वो उसे धमकाने भी लगते हैं। और वो फौजी व्यक्ति अपने बेटे को भी बिल्कुल अपनी तरह उसूलों वाला बना देना चाहता था, जिसके चलते काफी सारी बातें वो उसे कहा करता था कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, उसके बाद उसे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और इन सारी ही चीजों से डैनियल अब बहुत ज्यादा तंग आ चुका था, जिसके कारण वो ज्यादातर टाइम अपना घर से बाहर ही बिताने लगता है। बाहर जब वो बिताया करता था तो कुछ एक ऐसे लोगों के साथ उसकी संगत पड़ जाती है जो कि नशा पता किया करते थे। पूरा का पूरा दिन वो लोग शराब पिया करते थे, तो वो भी उन्हीं के साथ रहकर शराब पीना सीख जाता है। लेकिन शराब पिएगा तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, और पैसा पार्ट टाइम कमाने के लिए वो बाहर ड्रग्स बेचना शुरू कर देता है। थोड़ी बहुत वो ड्रग्स कहीं से उठा लिया करता था, नशेड़ी लोगों को ले जाकर वो बेच दिया करता था। बीच में थोड़ा बहुत जो मुनाफा बचता उससे वो नशा कर लिया करता था। और इसी टाइम जब वो ड्रग्स वगैरह बेच रहा था तो उसके पिता को पता चल जाता है। और जब नॉर्मली किसी माता पिता को पता चलता है कि उनका बेटा इस तरीके से नशे पते की चीजों में फंस चुका है, इसे पुलिस वाले पकड़ सकते हैं, तो दूसरी तरफ डैनियल
डेनियल के पिता तो खुद ही पुलिस में थे। उन्होंने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानता है तो वो खुद ही उसे पुलिस वालों को पकड़वा देते हैं और बताते हैं कि ये बंदा आज के टाइम में क्या क्या कर रहा है। पुलिस वाले उसे अपने साथ पकड़ कर लेकर जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी सजा पूरी होती है वो वापिस आ जाता है तो उसने इस टाइम तक हद से ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया था। नशे पते वो लेने लगा था। उसने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जब वो नहीं मानता है तो वो जबरदस्ती उसे एक हॉस्पिटल में छोड़ आते हैं, जहां पर कि उसका मेंटली तौर पर इलाज शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ उसके नशे पते को भी छुड़वाने की कोशिश की जा रही थी और वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो भी चुका था। जैसे ही वो थोड़ा ठीक होता है तो उसके पिता वापस उसे घर पर ले आते हैं और अपने तरीके से उसे पालना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो अपने पिता की तरह बिल्कुल भी नहीं रह सकता था। वो बाहर अब फिर से जाने शुरू कर देता है। ज्यादातर टाइम अब वो अपने घर से ही बाहर रहा करता था, लेकिन जैसे ही वो वापस आता तो उसके पिता उसे धमकाना शुरू कर देते कि तुम ये बताओ कि तुम्हें जिंदगी में चाहिए क्या, मैं उसी चीज को करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अपनी संगत सुधारो और उसके अलावा तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो कि तुम्हें करना क्या है। लेकिन इस टाइम ये दोबारा से शराब के नशे में बहुत ज्यादा घुस चुका था, जिसके चलते अब वो अपने पिता को ही धमकी देना शुरू कर देता है कि आपके कारण मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, आप दोबारा से मेरी जिंदगी में इंटरफेयर मत कीजिए, नहीं तो मैं आपको ही जान से मार डालूंगा। और इस बारे में जैसे ही एंथनी को पता चलता है तो उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे लात मारकर घर से बाहर निकाल देता है कि मैं तेरा पूरा का पूरा खर्चा उठा रहा हूँ, अच्छे से तेरे को मदद करने के लिए भी बोल रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ पता नहीं तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो उसे घर से भगा देता है और एंथनी इस टाइम ड्रग्स वगैरह तो वो बेचा ही करता था, एक सस्ते से घर में जाकर रहने लगता है एक और लड़की के साथ, जो कि वहां पर आधा रेंट वो दिया करता था, आधा रेंट वो लड़की दिया करती थी। और साथ में जब ये लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताते हैं तो इन्हें आपस में प्यार हो जाता है। अभी वो लड़की सिर्फ 14 साल की थी, ये लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उसके बाद इन्होंने शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद एंथनी उस लड़की को मारना पीटना शुरू कर देता है और वो लड़की अभी सिर्फ 14 साल की थी। उसकी मार को वो सहन भी कर लिया करती थी क्योंकि उसे इतनी ज्यादा समझ नहीं थी। और उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया जब वो लड़की भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि वह बंदा आखिरकार चाहता क्या है। पहले इतना ज्यादा वो इससे प्यार किया करता था और वो अब इससे पीछा छुड़वाना चाहती थी। तो एंथनी उस दिन वापस अपने घर पर आता है, उस लड़की को काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटता है और उसके बाद अपने घर के अंदर ही उसे बांध देता है। और उसके बाद एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी उसे बताने लगता है कि वो एक बार प्रोस्टिट्यूट के पास गया हुआ था और जिस तरीके से कि वो करने के लिए बोल रहा था वो वैसा नहीं कर रही थी और यही कारण था कि उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद उसने एक चाकू लेकर उस सेक्स वर्कर का गला ही काट दिया था। इसके अलावा उनके पड़ोस में एक ऐसा कुत्ता भी रहा करता था जो कि बार बार उसकी तरफ भौंकता रहा करता था। एक बार तो ऐसा भी हुआ जब उसने उसे काट ही लिया होता, लेकिन रात के बाद जैसे ही अगली सुबह होती है तो इनके आस पड़ोस वालों को ये बात पता चलती है कि कुत्ता तो उस तरफ पड़ा है और उसका जो फेस है, उसका मुंह है, वो दूसरी तरफ पड़ा हुआ है। क्योंकि रात को जब वो वापस आ रहा था तो दोबारा से वो उसकी तरफ भौंकने लगता है और अभी भी वो चाकू उसके पास ही था। और बिल्कुल इसी तरीके की एक दो और मनगढ़ंत कहानियां वो उसे बताने लगता है कि एक महिला के साथ और भी उसकी लड़ाई हुई थी, लेकिन उस टाइम उसके पास चाकू नहीं था, लेकिन वहां साइड में एक पेचकस रखा हुआ था। तो उसने उस पेचकस को उठाया, उस महिला की आंख में उसे रोप दिया और उसके बाद उसकी पूरी आई बॉल ही उसने बाहर निकाल ली थी। इस तरीके के कारनामे सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है, जिससे कि अब ये प्यार किया करता था, रिलेशनशिप में आकर वो उसके साथ वहां पर रहा करता था, तो वो चुप हो जाती है। और उसके बाद अगले काफी दिनों तक वो इसी तरीके से उसकी प्रताड़नाएं सहन करती रहती है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब वो 25 साल का हो चुका था और अभी तक ये अपने शहर से बोर हो चुका था और उसके बाद वो टेक्सास से न्यूयॉर्क चला जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को ये बात बोलकर कि वो यहाँ पर रहकर काफी ज्यादा बोर हो चुका है। अब वो न्यूयॉर्क तो पहुंच चुका था, लेकिन इसे रहने के लिए जगह की जरूरत थी, तो कुछ एक दिनों तक तो वो यूं ही आसपास की जगहों पर धक्के खाता है। लेकिन इसी टाइम उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर एक पार्क मौजूद है, टॉम्स किंग पार्क उसका नाम है। वो
पूरे तरीके से बेघर लोगों का घर बन चुका है। काफी सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि वहां पर इस टाइम टेंट लगा कर रहते हैं, और अगर वो भी वहीं पर जाकर रहने लग जाए तो उससे कोई भी किराया भाड़ा नहीं मांगेगा, तो वो वहां पर जाकर रहना शुरू कर देता है। और इसके अलावा उसके पास थोड़े बहुत पैसे तो थे ही, ड्रग्स वगैरह बेचकर उसने कमा लिए थे, तो एक काफी अच्छी नस्ल का वो मुर्गा खरीद लेता है और अपने कंधे पर बैठा कर इस पार्क के आसपास वो घूमता रहा करता था। यहाँ पर मौजूद गरीब लोगों को वो अलग अलग तरीके के काफी सारे भाषण दिया करता था और बताया करता था कि वो खुद भगवान जीसस है, यहाँ पर वो इनका कल्याण करने के लिए आया है। इससे पहले वो टेक्सास में रहा करता था, वहां पर मौजूद लोगों का उसने काफी अच्छे से पालन पोषण किया था, लेकिन अब भगवान की ये इच्छा थी, यानी कि उसकी खुद की ये इच्छा थी कि वो न्यूयॉर्क के लोगों का भला करे। तो वो यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर ये जो पार्क है इसमें जो गरीब गुरबा लोग रहते हैं उनकी ये सेवा करना चाहता है। ये इनके ऊपर अपना उपकार करेगा, इनके जितने भी दुख हैं, संकट हैं, वो सारे ही ये हर लेगा। इनके पड़ोसी भी ये चीज देखा करते थे कि ये बंदा हर रोज सुबह और शाम चक्कर यहाँ पर लगाता है। एक बार सुबह ये आता है, अपने मुर्गे को अपने कंधे पर बैठाकर, एक बार शाम को आता है और एक एक बंदे से ये बात पूछता है कि क्या उसे कोई परेशानी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद थे जो कि उसे एक पाखंडी व्यक्ति कहा करते थे, और काफी सारे ऐसे भी लोग भी वहां पर रहा करते थे जिनका ये कहना था कि जरूर ये बंदा कोई ना कोई ऐसे पंथ से रिलेट करता है जो कि हमारा सच में ही भला करवा सकता है। और जो लोग उसमें विश्वास नहीं रखा करते थे उनका ये कहना था कि ये बंदा हम लोगों ने काफी बार देखा है, दिन में तो यहाँ पर हम लोगों का पालन पोषण करने के लिए बोलता रहता है, लेकिन रात को अगर देखा जाए तो ये कई बार तो हम लोगों ने कुत्ते को मारते हुए इसे देखा है, और कई बार ये मुर्गों की जान लेते हुए हम लोगों ने देखा है। तो आखिरकार ये यहाँ पर हमारा भला करने के लिए आया है, तो ये इस तरीके से बेजुबान जानवरों की जान क्यों लेता है। तो डैनियल ने कहा कि तुम्हें जो कुछ भी यहाँ पर दिख रहा है वो सारी चीजें इतनी सिंपल नहीं है जैसा कि तुम्हें लग रहा है। अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए, सुख चाहिए अपनी जिंदगी में, तो उसके लिए सेक्रीफाइस तो करना ही होगा, और यहाँ के लोगों की सुख शांति के लिए मैं वो सेक्रीफाइस करता हूँ। तो बहुत सारे लोग तो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाया करते थे कि ये बंदा हम लोगों के लिए क्या नहीं कर रहा है, और हम लोग वैसे ही इसे गलत समझ रहे हैं। तो अगले काफी दिनों तक वो वहां पर टाइम पास करता रहता है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब सरकार के द्वारा इन सारे ही बेघर लोगों को यहाँ से भगा दिया जाता है। इस पार्क को सच में ही एक पार्क बना दिया जाता है। यहाँ पर शाम और सुबह लोग घूमने के लिए आने लगते हैं। अब सभी लोगों को यहाँ से भगा दिया गया था, तो डैनियल भी उन्हीं में से था। डैनियल अगले लगभग 3-4 महीनों तक इधर उधर यूं ही भटकता रहता है, और उसके बाद एक महिला से उसकी मुलाकात होती है। ये भी उसके साथ उसी पार्क में रहा करती थी जहां पर कि ये लोग पहले फ्री में रहा करते थे। उस लड़की का नाम सिल्विया था, और वो इससे आकर मिलती है और बताने लगती है कि हमारे साथ जो बंदा रहा करता था, दरअसल इस टाइम सिल्विया किराए पर रहती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। इनके अलावा एक और बंदा वहां पर रहा करता था उसी कमरे में, तो इन लोगों का किराया आधा आधा हो जाया करता था। लेकिन अब वो बंदा घर छोड़कर जा चुका है, जिसके चलते उन्हें नए किराएदार की जरूरत है। अगर वो इनके साथ रहना चाहे तो वो आकर रह सकता है। 1000 रुपए प्रति माह उसे देने पड़ते हैं, तो 500 रुपए वो दे देगा और 500 रुपए ये स्वीट कपल दे देगा। तो डैनियल इस बात के लिए मान जाता है, वो यहाँ पर इनके साथ आकर रहना शुरू कर देता है। पूरा ही दिन वो अपने कमरे पर रहा करता था, और रात को अपना रोजी रोटी पर वो निकल पड़ा करता था, वही ड्रग्स वगैरह बेचने के लिए, जो कि असलियत में उसका इनकम का सोर्स था। लेकिन इसी तरीके से ज्यादा दिनों तक टाइम नहीं बीतता है, और उसके बाद इस स्वीट कपल के बीच, जो कि इसके किराएदार थे, इसके पार्टनर थे, इसके साथ एक ही घर में रहा करते थे, इनके बीच लड़ाई हो जाती है और वो दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। अब डैनियल अकेला तो इतना रेंट नहीं भर सकता था, तो वो बाहर जाता है एक और बंदे को ढूंढने के लिए जो कि इसके साथ रह सके, और उसके बाद इनका जो रेंट है वो आधा आधा हो सके। और इसी टाइम उसकी मुलाकात मोनिका नाम की एक लड़की से होती है। वैसे तो ये इसकी कस्टमर थी, लेकिन ये इस शहर में एक पॉप डांसर बनने के लिए आई थी। कभी कभार ये इससे ड्रग्स खरीदा करती थी, लेकिन इसे भी रहने के लिए जगह की जरूरत थी, तो वो डैनियल के पीछे पीछे यहीं पर आ पहुंचती है। यहाँ पर वो लोग बड़े ही आराम से रहते हैं,
हैं। यहाँ पर आकर मोनिका काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि कम रेंट देकर उसे एक अच्छी जगह रहने के लिए मिल चुकी थी। उसने एक डांस स्कूल भी ज्वाइन कर रखा था। उसके खुद के खर्चे बहुत ज्यादा थे, जिसके चलते उसे यहाँ पर डैनियल के साथ ही रहना पड़ता है। लेकिन डैनियल दोबारा से इस लड़की के साथ जब ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताता है तो इन्हें आपस में फिर से प्यार हो जाता है। लेकिन अब की बार जैसे ही इन दोनों के शादी होती है, एक दूसरे के ये थोड़ा नजदीक आते हैं तो डैनियल इसे भी पीटना शुरू कर देता है। लेकिन मोनिका उस लड़की जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो इसे जवाब देने के लिए हर टाइम ही तैयार रहा करती थी, लेकिन उसे इस बारे में भी काफी अच्छे से पता था कि ये लड़का काफी ज्यादा ताकतवर है और लड़ाई में तो ये इससे नहीं जीत सकती। और उसके बाद वो टाइम आता है जब ये लोग अपना भाड़ा भरा करते थे। तो डैनियल ज्यादा कुछ नहीं किया करता था। पहले भी इसका यही काम था कि $500 पकड़ा देना और उसके बाद बड़े ही आराम से रहना। इनका जो ये कागज कार्रवाई हुआ करती थी कि इन लोगों ने 1 महीने के लिए रेंट पर यहाँ पर रहने के लिए $1000 दिए हैं, वो सारा का सारा मामला मोनिका ही संभाला करती थी। तो मोनिका ने अब की बार ये चीज अपने दस्तावेजों में साफ साफ क्लियरली कर दी कि ये $1000 मोनिका ही दे रही है। इस बंदे ने कुछ भी नहीं दिया है और वो पैसे अकेले दे रही है तो अकेले ही इस घर में रहेगी। और जैसे ही डैनियल से $500 मिलते हैं, वो अपना रेंट देती है तो उसके बाद वो डैनियल को अपने घर से भगा देती है। उसका ये कहना था कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से घर खाली करके चले जाओ। दूसरी तरफ डैनियल को तो इस बारे में पता ही नहीं था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और उसके बाद मोनिका ने सारी की सारी बातें उसे डिटेल से बताई कि तुम कुछ इस तरीके से इसे मारते पीटते थे तो इसने भी अपना बदला ले लिया है। अब तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ, उसे अकेले यहाँ पर रहना है। तो वो भागकर सिल्विया के पास जाता है, उसे सारी की सारी बातें बताता है और इन सारे ही डॉक्यूमेंट्स को देख लेने के बाद सिल्विया भी यही कहती है कि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उसने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं और जो भी गलती है वो तुम्हारी ही है। तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए था। रिलेशनशिप में आ रहे हो तो तुम्हें प्यार करना चाहिए था, लड़ाई तो नहीं करनी चाहिए थी। और वैसे अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, जल्द से जल्द उसके घर को खाली कर दो। तो अब डैनियल को हद से ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो सिल्विया के सामने ही बताना शुरू कर देता है कि वो उसकी जान लेने वाला है, वो उसे जान से मार डालेगा, उसने उसके साथ धोखा किया है। और इसी तरीके की काफी सारी कहानियां पहले भी सिल्विया इससे सुन चुकी थी कि ये भगवान है, ये अवतार है, कुछ एक ऐसी चीजें इसे दिखाई देती हैं, 3 लोग इसके साथ बातें करते हैं और आज ये मोनिका को मारने के लिए जा रहा है। तो उसने कहा कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो तो तुम जल्दी से जाओ और अपने काम को निपटा लो। तो इसी टाइम वो जाने तो लगता है, लेकिन कुछ एक दूर जाने के बाद वापिस सिल्विया के पास आ जाता है और उसी से कहने लगता है कि मैं उसे मारने के लिए जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं अकेले ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो क्या तुम मेरे साथ चल पाओगी उसे मारने के लिए। तो सिल्विया ने कहा कि आज उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, उसे अपने घर की सफाई करनी है और भी काफी सारा काम उसके लिए बाकी पड़ा है। तो ये प्लान हम लोग फिर कभी बनाने वाले हैं, तो प्लीज अब तो तुम चले जाओ, उसको हम लोग फिर कभी मारने वाले हैं। यही सारी बातें सोचकर कि इससे क्या बनने वाला है, वो उसे वहां से भेज देती है। और इस घटना के करीबन 10 से 15 दिनों बाद जब उसे टाइम लगता है, वो फ्री हो जाती है, तो उसके दिमाग में ये बात आती है कि वो उन दोनों की लड़ाई अभी तक बुझी है या नहीं। तो उसे चेक करने के लिए वो इनके घर पर आ जाती है। यहाँ पर आकर उसने दरवाजा नॉक किया, लेकिन अगली काफी देर तक अंदर से कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। और उसके बाद सिल्विया के दिमाग में भी यही बात आती है कि हो सकता है वो लोग अंदर बैठकर इस बात के लिए अब लड़ाई कर रहे होंगे कि दरवाजा जाकर तुम खोलो, मैं क्यों खोलूं, तुम जाकर खोलो। और उसे इस बारे में काफी अच्छे से पता था क्योंकि ये पहले यहाँ पर रह चुकी थी। तो डुप्लीकेट चाबी कहाँ पर वो लोग रखते हैं, तो वहां से वो उस चाबी को निकाल लेती है और घर के अंदर जाने लगती है। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, घर के अंदर वो घुसी तो वहां से काफी गंदी उसे बदबू आने लगती है। वो वहां पर काफी सारी आवाजें लगाती है, लेकिन घर के अंदर पूरे तरीके से सन्नाटा छा चुका था, कोई भी इस टाइम घर के अंदर नहीं था। तो इसी तरीके से ढूंढते ढूंढते वो किचन में जा पहुंचती है और वहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक कुकर रखा हुआ है और इसके अंदर से
कुछ एक मक्खियां बाहर निकल रही है। तो उसके पास वो जाती है और जब वो चेक करने लगती है तो उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं जबकि मोनिका का सिर है। इस चीज को देखकर सिल्विया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और डैनियल को ढूंढने के लिए दूसरे कमरों में वो जाने लगती है। और बाथरूम में जाने के बाद उसे पता चलता है कि मोनिका की बाकी बॉडी तो यहाँ पर पड़ी है। ये अब काफी हद तक डिकम्पोज हो चुकी है। इसके अंदर के जो शरीर की हड्डियां हैं वो साफ साफ इसे दिखाई दे रही है और इन सारी ही चीजों को वो ज्यादा देर तक नहीं झेल पाई। वो तुरंत घर से बाहर आती है और उसके बाद डैनियल से संपर्क करती है कि आखिरकार तुमने ये क्या कांड रच दिया। डैनियल भी बताता है कि उसने कुछ एक ऐसी चीजें की थी, उसके बाद मुझे गुस्सा आ गया और उसके बाद मैं अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया, मैंने उसे मार डाला और कुछ इस तरीके से अभी भी वो नाराज वहीं बाथरूम में पड़ी है। अब तो वो मेरे साथ बातें भी नहीं करती। तो इस टाइम सिल्विया को सबसे पहले तो पुलिस वालों के पास कॉल करना चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ वो डैनियल को ही समझाने लगती है कि अब तुम्हें पुलिस वाले पकड़ लेंगे, तो अगर तुम्हें अपने आप को बचाना है तो उस बॉडी को जाकर तुम कहीं ठिकाने लगा दो। डैनियल बिल्कुल ऐसा ही करता है। उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेने के बाद अलग अलग जगह डस्टबिन पर उसे फेंक देता है और कोई भी उसे पहचान भी नहीं पाता कि ये सारे के सारे जो छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर पैकेटों में भरे खड़े हैं ये कोई नॉर्मल मांस नहीं जबकि ये तो इंसानी मांस है। लेकिन उसके बाद डैनियल अपनी खुद की हरकतों के चलते पकड़ा जाता है। उसका ये कहना था कि जो कोई भी मुझे धोखा देगा, कुछ ऐसा वैसा मेरे साथ करेगा, उसे ऐसी ही सजा मिलेगी। तो उसके पड़ोसी अब उससे पूछने लगते हैं कि हे प्रभु, अब आपने किसको सजा दे दी। तो उसने बताना शुरू किया कि मेरे साथ जो वो लड़की रहा करती थी उसने मुझे धोखा दिया और मैंने उसे जान से मार डाला। तो उसके पड़ोसी भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं कि ये परसों तो भगवान था, कल ये अवतार था और आज ये एक कातिल बन चुका है। तो वो लोग उसकी बातों को यूं ही मजाक में छोड़ देते हैं। लेकिन धीरे धीरे कर जैसे जैसे टाइम बीतता है तो वो काफी सारे लोगों को तो बता ही रहा था। इसके अलावा उनके पड़ोसियों का ये भी कहना था कि सच में ही वो लड़की अब दिखाई नहीं दे रही है और ये बात पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस वाले डैनियल को अपने साथ उठा ले जाते हैं और डैनियल पुलिस वालों के सामने सारी की सारी बातें सच सच बता देता है। और जैसे ही ये सारा मामला पुलिस वालों तक पहुंचता है, जैसे तैसे कर मोनिका की बॉडी को थोड़े बहुत उसके बॉडी के हिस्से पुलिस वाले बरामद कर पाते हैं। उसे बरामद करके डैनियल को कोर्ट में पहुंचा दिया जाता है और जज ने जब उसके ऐसे कारनामों को देखा और उसकी पुरानी हिस्ट्री को देखा तो जज का ये कहना था कि इस बंदे का तो पुराना काफी लंबा रिकॉर्ड रहा है, ये दिमागी तौर पर थोड़ा सटियाया हुआ है। पहले भी इसे भगवान वगैरह दिखा करते थे, 3 बंदे दिखा करते थे, इसका इलाज हुआ था, उसके बाद ये ठीक हो गया था, लेकिन अभी तक ये ठीक नहीं हुआ था। तो इसे जेल में तो हम लोग भेज नहीं सकते, इसे वापिस से हॉस्पिटल भेज दिया जाए और उसके बाद जैसे कि ये पिछली बार ठीक हो गया था इसे छोड़ दिया गया था, अब की बार ठीक होने के बाद भी इसे छोड़ा ना जाए और इसे हमेशा हमेशा के लिए सबसे पहले तो इसे मेंटल हॉस्पिटल भेजो और उसके बाद नॉर्मल हॉस्पिटल में इसे भेज दिया जाए। और कुछ इस तरीके से एक बंदा जो कि अपने आप को भगवान समझा करता था और असल में वो एक कातिल था, उसे पकड़ा जाता है। वैसे दोस्तों आप लोग इस पूरी ही घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे और उसमें भी खास तौर पर डैनियल के बारे में जो कि उसकी ऐसी हालत बन चुकी थी, असल में उसका असली जिम्मेदार कौन था? उसके पिता जिन्होंने कि उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, दूसरी शादी वो कर लेते हैं, या फिर उसकी स्टेप मॉम, या फिर उसके 2 भाई जो कि खुद तो बड़े ही मजे से बाद में घूम रहे थे लेकिन उन्होंने अपने छोटे भाई को नहीं संभाला। और कहानी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट हरप्रीत सिंह को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।